हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजियोलॉजी के जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले जो टॉपिक्स एक्चुअली देखेंगे, हम टाइम के हिसाब से अगर बात करें तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि हम को रिलेटिव उसके साथ जितनी चीज़ें हैं हम सब जोड़ते हुए चलेंगे। तो आज एक्चुअली मैं डिस्कस करूँगा स्टमक और उससे जुड़ी हुई सारी फिजियोलॉजी को। स्टमक से जुड़ी हुई चीज़ें आती है तो ये आपको ध्यान देना है। पहली तो बात कि ये आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 259 और 262 के डिटेल्स हम लेंगे। क्लियर। अब इसमें से आपको कहाँ से चालू करना चाहिए? सबसे पहले स्टमक के पोजीशन से। ये आपको पेज नंबर 259 में सारी चीज़ें कुछ डिटेल्स तो लिखी हुई मिलेंगी। ये बेसिकली अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट रहता है। क्लियर। तो इसकी पोजीशनिंग हो गई अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी और एब्डोमिनल रीजन के अपर लेफ्ट पोर्शन में बेसिकली प्रेजेंट रहेगा। देन बात आती है शेप की। तो ये होता है जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक। देन बात आती है इंपॉर्टेंट अगली चीज की, दैट इज द पार्ट्स ऑफ द स्टमक, दैट इज द एनाटॉमी ऑफ द स्टमक। जब आप एनाटॉमी को डिस्कस करते हैं स्टमक के, तो एक्चुअली ये ध्यान रखें कि न्यू बुक्स में ये अच्छी चीज की गई कि एक पार्ट को लेबल करते हुए निकाला गया। ओल्ड बुक्स में 3 ही पार्ट लेबल होते थे, तो हम लेबल करना चालू करते हैं। बेसिकली दिस पोर्शन करस्पॉन्ड्स टू कार्डियक पोर्शन, this portion corresponds to fundus, ये पोर्शन हो गया बॉडी एंड ये पोर्शन हो गया पाइलोरस। क्लियर। तो एनाटॉमिकली द स्टमक हैव 4 पार्ट्स, द कार्डियक पोर्शन, द फंडिक पार्ट, द बॉडी पोर्शन ऑफ द बॉडी विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक, एंड देन द पाइलोरस पोर्शन। अब यहां पर अगर देखा जाए तो देखिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट यहां से ध्यान देनी है कि ये कम्युनिकेट दोनों एंड से कर रहा है, ऊपर से भी कर रहा है और नीचे की तरफ भी कम्युनिकेट करेगा। तो ऊपर की तरफ जो कार्डियक पोर्शन रहता है, तो एक्चुअली कार्डियक पोर्शन में क्या ओपन होता है? ईसोफेगस जो रहता है ये ओपन होता है कार्डियक पोर्शन में। और कार्डियक पोर्शन में जब ये ईसोफेगस ओपन होता है तो जिस जगह पे ये ओपन हुआ, तो जो कार्डियक पोर्शन है वहां और ईसोफेगस की एंड पोर्शंस के बीच पे, इस जंक्शन पे एक मस्कुलर स्फिंक्टर प्रेजेंट रहता है। दिस मस्कुलर स्फिंक्टर इज रिफर्ड एज गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, या इसे कई बार लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर भी बोला जाता है। तो देखिए पार्ट्स 4 है। ऊपर का जो पोर्शन है कार्डियक पोर्शन, उसमें ओपन होता है ईसोफेगस। तो ईसोफेगस ओपन्स इनटू द कार्डियक पोर्शन ऑफ द स्टमक, एंड द जंक्शन ऑफ द ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस एंड द stomach is guarded by a muscular sphincter which regulates the entry of the bolus. Clear? This muscular sphincter is actually a band of the smooth muscle. कहीं पर भी आप muscular sphincter की बात करते हैं, बॉडी में कहीं भी sphincter आए, आप ये ध्यान रखिएगा, water sphincter, they are the band of the smooth muscles at the junction of the 2 structures. This sphincter is referred as the gastroesophageal sphincter. Clear? Now यहां से आए, यहां पर आए। अब देखिए ये हो गया पाइलोरस पोर्शन, ये हो गया आपका पाइलोरिक कैनाल का पोर्शन। यहां पर अगेन देखिए पाइलोरस है, नीचे ये ओपन होता है। नीचे की तरफ अगर बात करें तो नीचे की तरफ इट ओपन्स इनटू अ सी शेप्ड पोर्शन। दिस सी शेप्ड पोर्शन इज योर duodenum, and this junction of pyloric region, the pylorus opens into duodenum, the pylorus portion of the stomach continues into the duodenum, it communicates with the duodenum,
and this is guarded by again the junction of the duodenum, the first, which is the first portion of the small intestine. The first portion of the small intestine and pylorus के बीच का एक junction आया. This is again sphincter. This is again a muscular sphincter, and this muscular sphincter is known as pyloric sphincter. Clear? So 4 पार्ट्स हैं, 2 स्फिंक्टर हैं अपर और लोअर एंड्स पे. अगेन ये बातें आती है तो ये ध्यान दीजिएगा कि हम जब बात करेंगे स्टमक की अपनी एक अलग खासियत होती है. नेक्स्ट सेक्शन जब हम डिस्कस करते हैं तो हमको हिस्टोलॉजी लेनी चाहिए, हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक की बात करनी चाहिए. देखिए आपको एक बेसिक पैटर्न ऑफ हिस्टोलॉजी पता है, जो आप एनसीईआरटी से यदि पढ़े तो साफ साफ आपको मिलता है कि सबसे बाहर की तरफ सेरोसा होता है, सबसे बाहर की तरफ सेरोसा होता है. सेरोसा के बाद मस्कुलरिस पोर्शन होता है, मस्कुलरिस के बाद आपके पास सब म्यूकोजा आता है, और सबसे इनर मोस्ट पोर्शन जो रहता है दैट इज म्यूकोजा. क्लियर? तो अगर ये ल्यूमेन है स्टमक की, ये कैविटी अगर है तो इस कैविटी की तरफ जो अंदर की तरफ है, मतलब हम बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो सबसे बाहर आउटर मोस्ट जो रहता है वो आपको क्या मिल जाएगा, सेरोसा का लेयर मिल जाएगा आउटर मोस्ट पोर्शन पे, और जो सबसे इनर मोस्ट होता है वो एक्चुअली होता है आपका क्या, म्यूकोजा का लेयर. क्लियर? अब बात करते हैं, देखिए इसमें क्या वेरिएशन आता है, क्योंकि आपको ये पता है जब आप एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं, और आपको ये पता भी होनी चाहिए ये चीज कि एक्चुअली ये चारों लेयर जो रहते हैं, ये लेयर चारों ऐसे ही रहेंगे, इनमें मॉडिफिकेशन एक्चुअली डिफरेंट पार्ट्स पे अलग अलग चलता रहता है. तो स्टमक में जाकर के इसकी हिस्टोलॉजी में क्या मॉडिफिकेशन होता है. स्टमक में अगर बात करें तो स्टमक में देखिए जो बाहर का लेयर है वो तो जस्ट का तस रहेगा, वो हमने पढ़ा है मीजोथीलियम से बना रहता है, दैट इज द एपिथेलियम ऑफ द विसरल ऑर्गन. तो हमको सेरोसा मिला, सेरोसा में ये पता है कि यहां पर आ जाएगा क्या, मीजोथेलियम. क्लियर? बात आई मस्कुलरिस. अब देखिए क्या हुआ है कि स्टमक एक ऐसा पोर्शन है, जनरली नॉर्मली आप देखते हैं बाकी जगहों पे बाहर की तरफ लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स होती हैं और अंदर की तरफ सर्कुलर मसल्स होती हैं. ये आप मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में देखेंगे, लेकिन स्टमक एक ऐसी जगह है जहां पर एक एडिशनल लेयर ऑफ मसल्स इंक्लूडेड रहती हैं. तो मस्कुलरिस पोर्शन कैसा रहेगा, बाहर की तरफ लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स आएंगी, बाहर की तरफ लॉन्जिट्यूडिनल मसल का लेयर है, बीच में ऑब्लिक मसल्स का लेयर है, और तीसरा इनर जो रहता है वो एक्चुअली सर्कुलर लेयर रहता है. तो मिडिल वन इज अ ऑब्लिक वन, आउटर वन इज अ लॉन्जिट्यूडिनल वन, एंड द इनर वन इज अ circular muscle layer. We should know all these muscles pertains to smooth muscles. Clear? तो smooth muscles के 3 लेयर एक्चुअली प्रेजेंट रहते हैं, 3 अलग अलग. बाहर की तरफ लॉन्जिट्यूडिनल रहता है, बीच में जो रहता है ऑब्लिक रहता है, और सबसे अंदर की तरफ अगर बात करें तो वो सर्कुलर मसल का लेयर रहता है. उसके बाद अगर बात की जाए तो उसके बाद क्या आता है, तो आपके पास देखिए 2 लेयर हो गई, बाहर की तरफ सेरोसा, और ये वाली लेयर आ गई आपकी क्या, मस्कुलरिस की लेयर. ये वाली आ गई क्या, मस्कुलरिस की लेयर. इनर सर्कुलर लेयर के बाद अगर देखेंगे तो आता है सबम्यूकोजा. सबम्यूकोजा किससे बना है, तो ये ध्यान रहे सबम्यूकोजा जो रहता है दैट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू. देन उसमें नर्व्स हैं, ब्लड वेजल्स हैं, एंड लिम्फेटिक वेजल्स होती है. क्लियर? सो सब म्यूकोजा भी आ गया, और सबसे अंदर का लेयर जो रहता है दैट इज एक्चुअली दी म्यूकोजा. म्यूकोजा इज कंपोज्ड ऑफ सिंपल कोलमनार एपिथेलियम. ये आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल के चैप्टर में लाइन लिखी हुई मिल जाएगी, आपको ये ध्यान रखना है. दे आर कंपोज्ड ऑफ द सिंपल कोलमनार एपिथेलियम. यहां पर भी मॉडिफिकेशन की हम बात करेंगे. अब यहां 2 चीजें समझे. तो रही बात एनाटॉमी की, तो हम ये देखें एनाटॉमी में 4 पार्ट अपन ने डिवाइड किए थे. कार्डियक पोर्शन था, फंडिक पोर्शन था, बॉडी था, पाइलोरस था.
कार्डियक पोर्शन में इसोफेगस ओपन होता है, पाइलोरस जाकर के डिओडेनम में ओपन होता है। हिस्टोलॉजी की बात की है, सबसे बाहर का लेयर जो था सेरोसा था, सेरोसा मेसोथीलियम से बना होता है, मेसोथीलियम इज द एपिथेलियम ऑफ द विसरल ऑर्गन, अंदर की तरफ। देन उसके बाद जो रहता है बाहर वाला इतना पोर्शन मस्कुलरिस पोर्शन आएगा, जिसमें सबसे बाहर की तरफ लॉन्जिट्यूडनल है, बीच में ऑब्लिक है, अंदर की तरफ सर्कुलर मसल की लेयर होती है। देन उसके अंदर सब म्यूकोजा है जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, और उसके अंदर में म्यूकोजा है। तो दो चीजें यहाँ पर ध्यान रहेगा कि अब बात हम लोग म्यूकोजा से पर्टेनिंग में देखते हैं। यहां पर ध्यान रहे, ये भी चीज पढ़ी है, म्यूकोजा जो रहता है उसका जो म्यूकोजा रहती है, पहली तो बात, म्यूकोजा जो रहती है स्टमक पे, उसमें बहुत सारे इररेगुलर फोल्डिंग्स रहती हैं। ठीक, तो म्यूकोजा से जुड़ा हुआ दो चीजें याद रखिए। पहला, म्यूकोजा में देयर आर सम irregular foldings. Those irregular foldings are termed as the rugae. तो स्टमक के अंदर में म्यूकोजा जो रहता है, म्यूकोजल लेयर जो रहती है वो फोल्डेड रहती है, और वो इरेगुलरली फोल्डेड रहती है। हाउ इट, व्हाई इट इज सो, तो ये हमको ध्यान रखना पड़ता है कि एक्चुअली जब आप स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे तो वहाँ रेगुलर फोल्डिंग की बात करते हैं, जिसको आप बोलते हैं विलाई। अब ये ध्यान देना है, विलाई और रुगे का अंतर क्या है। विलाई इज अ परमानेंट स्ट्रक्चर, रुगे जो रहता है वो एक्चुअली टेम्पररी स्ट्रक्चर रहता है। टिल योर स्टमक इज एम्प्टी, रुगे बहुत प्रोमिनेंट रहेंगे। वंस वहां पर खाना भरा रहे तो बेसिकली रुगे डिसअपियर होते हैं। मतलब रुगे आर नॉट द परमानेंट स्ट्रक्चर, रुगे आर द टेम्पररी स्ट्रक्चर और ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर, whereas with villi which is again the mucosal folding, म्यूकोजा के मॉडिफिकेशन से ये सब कि रुगे मिलता है, विलाई मिलता है, इस पे ये अंतर याद रखना है। विलाई इज अ परमानेंट वन, whereas the रुगे इज अ ट्रांजिएंट और टेम्पररी वन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज रहती है म्यूकोजा से जुड़ी हुई, म्यूकोजा ही, क्योंकि ये हमने पाया है एलिमेंट्री कैनाल में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एक्चुअली प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट है, वो म्यूकोजा में पाए जाते हैं। डिओडेनम एक ऐसा एरिया जहां सब म्यूकोजा में आपको ब्रूनर्स ग्लैंड मिलता है, यहाँ पर भी म्यूकोजा में मिलेगा। तो इसकी म्यूकोजा में पाए जाते हैं ग्लैंड्स व्हिच आर रेफर्ड एज द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्लियर? एंड द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स secretes what? तो gastric gland secretes gastric juice. Clear? So let us come down to the physiology portion, and we'll start with the gastric glands. यदि आप लिटरेचर को आगे पढ़े तो आपको बाकायदा लिखा हुआ मिलता है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो रहते हैं दे आर जनरली जो फ्लास्क शेपेड स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें आती हैं। अब हमको ये देखना है गैस्ट्रिक ग्लैंड में कितने टाइप के सेल्स प्रेजेंट रहते हैं और क्या रोल रहता है। देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड का सबसे पहला सेल जो रहता है दैट इज म्यूकस नेक सेल। क्लियर? म्यूकस नेक सेल जो रहता है ये क्या करता है, तो याद रखेंगे म्यूकस नेक सेल म्यूकस सिक्रीट करता है एज वेल एज म्यूकस नेक सेल बाइकार्बोनेट सिक्रीट करता है। ठीक, तो याद रखें ये म्यूकस का रोल पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जो आपको यूनिफॉर्मली लेना है दैट इज इन दी लुब्रिकेशन। तो म्यूकस का रोल आ गया लुब्रिकेशन में। बाइकार्बोनेट क्यों है वो भी अपन देखेंगे कि बाइकार्बोनेट का रोल क्या है और क्या कहानी यहाँ पर बन रही है। नेक्स्ट टाइप का सेल जो एक्चुअली प्रेजेंट रहता है यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे दैट इज द पेप्टिक सेल और चीफ सेल्स। क्लियर? तो पेप्टिक सेल या चीफ सेल जो रहता है ये एक्चुअली क्या करता है, ये क्या निकालता है, ये एंजाइमेटिक सिक्रीशंस निकालते हैं। जैसे अब इनके जो एंजाइमेटिक सिक्रीशंस रहते हैं वो प्रो एंजाइम्स या जिनको हम लोग जाइमोजन ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। ठीक, क्यों ऐसा बोला? बिकॉज नंबर वन ये क्या सिक्रेट करते हैं,
पेप्सिनोजन विच इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। दूसरा क्या सिक्रेट करते हैं? रेनिन। कौन सा वाला? डबल एन वाला। सिंगल एन वाला जेजी सेल से निकलता है, किडनी से, नेफ्रॉन से। तो ये ध्यान देंगे, रेनिन सिक्रेट होता है। रेनिन जो रहता है, पहली बात क्या, रेनिन जो है वो सब में निकलता है। तो एक चीज याद रहे, रेनिन जो रहता है एक्चुअली ये सिर्फ इन्फेंट्स में सिक्रीशन दिखता है, ठीक है। रेनिन अगेन इज ऑल्सो अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो आपको दो ही मेन एंजाइम याद रखने हैं, पेप्सिनोजन और रेनिन। हालांकि एक तीसरा एंजाइम भी निकलता है, थोड़ी मात्रा में ही सही, थोड़ा सा अमाउंट निकलता है, लेकिन वो आपको क्या याद रखना है वो भी हम बताएंगे। स्मॉल अमाउंट में यहां से गैस्ट्रिक लाइपेज भी निकलता है। क्लियर? तो देखे कि भाई कितने एंजाइम्स निकले, तो तीन एंजाइमेटिक सिक्रीशंस यहां से निकलता है। और निकालता कौन है? ये निकालते हैं पेप्टिक सेल्स या चीफ सेल्स। जैसे पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन इज एग्जांपल ऑफ अ प्रोएंजाइम और जाइमोजन बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द इनएक्टिव फॉर्म। पेप्सिनोजन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। रेनिन निकलता है इन्फेंट स्टमक जो रहता है, खासतौर पे काफ स्टमक जो गो पशु रहते हैं उनमें खासतौर पे बहुत अच्छे से सिक्रीशन देखा जाता है। ये बेसिकली मिल्क डाइजेशन से कंसर्न्ड एंजाइम है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है रेनिन। तीसरा जो स्मॉल अमाउंट में है वो बेसिकली है आपका गैस्ट्रिक लाइपेज, जिसका रोल आप कंसीडर, मतलब आप ये समझिए निकलता है लेकिन आपको रोल नहीं लेना है, क्योंकि आपको कभी भी गैस्ट्रिक लाइपेज क्या काम होगा अगर जुड़ा भी तो ये फैट डाइजेशन से कंसर्न होगा। तो पर्टेनिंग टू दी एनसीईआरटी के दायरे में रहते हुए याद रखना है कि हमको इसका काम नहीं लेना है, हमको फैट डाइजेशन में मेन काम इंटेस्टाइनल लाइपेज का और पैंक्रियाटिक लाइपेज का ही लेना है। क्लियर ना? तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट जहां से बातें होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट जहां पर बात होगी कि तीसरे टाइप का सेल एक्चुअली जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में प्रेजेंट है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेल, पैराइटल सेल। ठीक है, या इसी को बोल देते हैं क्या, ऑक्जेंटिक सेल्स। तो पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल ये दो चीजें करता है। ठीक है, फिर मैं इससे जुड़ा हुआ एक आपको चीज बता दूंगा। पैराइटल सेल नंबर 1 HCl सिक्रीट करता है। पैराइटल सेल जो रहता है ये बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन करता है। और दूसरा जो रहता है बेसिकली ये सिक्रीट करता है इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कासल का, हम लेबल करते हैं IF से। क्लियर? अब चलिए इनका अगर एक देखें कि क्या है और ये सारी चीजें देखिए। तो गैस्ट्रिक जूस कुल मिलाकर के क्या है, गैस्ट्रिक जूस जो है ये सारा सिक्रीशन कलेक्टिवली, ये सारा सिक्रीशन म्यूकस, बाइकार्बोनेट एंड देन सिक्रीशन, एंजाइमेटिक सिक्रीशन एंड देन the HCl and then the intrinsic factor of Castle, ये सारा कलेक्टिवली यहाँ पर जो होता है this is referred as the gastric juice। गैस्ट्रिक जूस का जो pH आता है, गैस्ट्रिक जूस का जो pH आता है वो 1.8 का रहता है। मतलब वो सारे एंजाइम जो इसमें प्रेजेंट है उनको काम करने के लिए कितना ऑप्टिमम pH चाहिए, दैट इज दी 1.8 का pH। अब वहां पर देखिए पैराइटल सेल की ये बात आ रही है, यहाँ से 2-3 चीजें देखते हुए चलेंगे। ये आ गया, मान लेते हैं ये पैराइटल सेल है। ठीक, ये पैराइटल सेल क्या सिक्रीट करता है, ये पैराइटल सेल HCl निकाल रहा है। ठीक है, मान लिया यहाँ पर HCl ये निकाल रहा है। अभी एक चीज यहां से समझेंगे, पैराइटल सेल के बेसल पोर्शन पे हिस्टामिन रिसेप्टर्स होते हैं। मैं स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो वो H2 टाइप के रहते हैं। हालांकि आपको ये डिटेल काम नहीं आएगी, आपको वैसे भी आपकी किताब में पर्टेनिंग टू जो आपका चैप्टर है वो वहां नहीं दिया है, लेकिन आप यदि केमिस्ट्री में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का चैप्टर देखें तो वहां आपको लाइन लिखी हुई मिलेगी। हिस्टामिन जो रहता है, हिस्टामिन के रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे। हिस्टामिन को अगर स्टिमुलेट करेंगे, अगर इस रिसेप्टर को हम लोग स्टिमुलेट करें तो एक्चुअली ये क्या सिक्रीशन बढ़ा देता है, HCl बढ़ा देता है। क्लियर? दूसरा, इसके बेसल पोर्शन पर ही एक और रिसेप्टर पाया जाता है। ये रिसेप्टर जो रहता है किसका रहता है, एक हार्मोन का रहता है, दैट इज द गैस्ट्रिन।
क्लियर। तो गैस्ट्रिन हार्मोन जो रहता है, ये ध्यान रहे, गैस्ट्रिन हार्मोन जो रहता है ये HCl के सिक्रीशन को भी बढ़ाता है, साथ साथ में ये पेप्सिनोजन के सिक्रीशन को भी बढ़ाता है। ठीक है, तो दो चीजें हमको समझ में आई। पैराइटल सेल जो है ये यही काम कर रहा है फॉर सिक्रीशन ऑफ HCl। तो पैराइटल सेल का काम होता है कि ये सिक्रीट करे HCl। दूसरा, पैराइटल सेल के बेसल पोर्शन में हमको दो खास इंपॉर्टेंट चीज की बात चलेगी। एक हिस्टामिन का रिसेप्टर पाया जाता है, गैस्ट्रिन का पाया जाता है। गैस्ट्रिन आपको याद रखना है, इसलिए याद रखना है गैस्ट्रिन इज वन ऑफ द हार्मोन which increases the gastric juice secretion। गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को बढ़ाने के लिए हार्मोन होता है गैस्ट्रिन। तो ये नाम ही आपको समझ में है, गैस्ट्रिक प्लस इंक्रीज अगर करेंगे, पहला दो टर्म उठाएं तो ये बन जाता है गैस्ट्रिन। तो गैस्ट्रिन का काम होता है गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन को बढ़ावा देना, जिसमें बेसिकली HCl भी बढ़ाए और एंजाइम के सिक्रीशन को भी बढ़ाए। हिस्टामिन का रिसेप्टर जो है वो एक्चुअली HCl बढ़ाने का काम करता है। क्लियर। अब बात आती है कि ये पैराइटल सेल यदि मान लिया जाए, क्योंकि ज्यादातर तो सवाल यही आता है, तो 2-4 साल पहले 5 साल पहले के पेपर उठाएंगे तो आपको बिल्कुल एक क्वेश्चन मिल जाएगा, इफ पैराइटल सेल इज रिमूव्ड, इफ पैराइटल सेल इज रिमूव्ड क्या होगा क्या नहीं होगा। पैराइटल सेल निकल दिए जाने पर HCl का सिक्रीशन नहीं होगा, HCl सिक्रीशन विल स्टॉप। ठीक है, तो ये जो pH जो 1.8 के आसपास हमने बनाया था, बेसिकली ये pH क्या होगा, बढ़ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंटली और भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो भी अगर देखें तो देखिए क्या है, ये HCl जो रहता है, जो गैस्ट्रिक जूस में है, तो देखिए क्या है खेल, एक्चुअली पेप्सिनोजन विच इज एन इनएक्टिव फॉर्म और जाइमोजन फॉर्म, इसके ऊपर एक्ट करता है HCl और ये बन जाता है क्या, पेप्सिन। इट इज a major and a strong proteolytic enzyme। तो प्रोटीन डाइजेशन की जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसके ऊपर होती है। मतलब साफ है, यदि पैराइटल सेल रिमूव कर दिया जाए या HCl का सिक्रीशन अगर स्टॉप हो जाए तो ये कन्वर्ट नहीं होगा, ये कन्वर्ट नहीं होगा तो प्रोटीन डाइजेशन का फेलियर होगा। मतलब आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है, पैराइटल सेल अगर निकाल दिया जाए तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि HCl का सिक्रीशन बंद हो जाए। पैराइटल सेल यदि निकाल दिया जाए तो HCl ना होगा, लंबे कौन से, आप थोड़ा लंबा एंगल देखिए, HCl इसको एक्टिवेट करता है, तो यदि HCl ना होगा तो ये एक्टिवेट नहीं होगा मतलब, और ये एक्टिवेट जब होता है तो पेप्सिन जो रहता है प्रोटीन डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, पॉलीपेप्टाइड के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, मतलब प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा। ये भी एक एंगल हमको समझ में आ गई है। तीसरा एंगल अब समझते देखिए, पैराइटल सेल आपने देखा, पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल दो सिक्रीशन निकाल रहा है। एक सिक्रीशन जो बेसिकली निकाल रहा है वो आपका है HCl, और दूसरा सिक्रीशन जो निकाल रहा है वो निकाल रहा है इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कासल। अब ये समझेंगे इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कासल क्या करता है। देखिए, जो भी डाइट में या किसी सोर्स से लिया गया विटामिन B12 है, वो बहुत संभावना रहती है कि HCl से ही डैमेज हो या वहां पर उसका एब्जॉर्प्शन ना हो। इसीलिए ध्यान दें, इंट्रिंसिक फैक्टर एक्चुअली कॉम्प्लेक्स करता है किसके साथ, विटामिन B12 के साथ, और इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के साथ कॉम्प्लेक्स करके उसको एसिड से बचा लेता है। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर और विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स बनती है किसके साथ कॉम्प्लेक्स करता है, विटामिन B12 के साथ कॉम्प्लेक्स करता है। ये कॉम्प्लेक्स जाता है, जाने के बाद ये चीज क्या होती है, जब ये इलियम में पहुंचता है तो इलियम में जाकर के विटामिन B12 जो है ये एब्जॉर्ब हो जाता है, इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, इंट्रिंसिक फैक्टर वापस रिलीज हो जाता है। फिर ये देखिए, तो खेल क्या मतलब साफ है हमारे लिए कि अगर इंट्रिंसिक फैक्टर है तो एब्जॉर्प्शन होना है किसका, विटामिन B12 का। तो यदि पैराइटल सेल नहीं है तो HCl नहीं है, पैराइटल सेल नहीं है तो प्रोटीन डाइजेशन नहीं है, पैराइटल सेल नहीं है तो पेप्सिनोजन का एक्टिवेशन नहीं है, पैराइटल सेल नहीं है तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं है। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं है मतलब द पॉसिबल चांस दैट इट कुड रिजल्ट इन एनीमिया। क्लियर, विटामिन B12 डेफिशिएंसी विल रिजल्ट इन द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो ये चीज ध्यान देनी। अब यहां से एक और चीज समझिए, तो रही बात, तो हम इस पर जो तड़का लगाना है वो हम देंगे। यहां से एक ऑटो इम्यून डिसीज भी याद रखिए, वो नाम आ सकता है क्योंकि 2 साल पहले ऑटो इम्यून डिसीज का एक अच्छा क्वेश्चन बना भी था। तो ये ध्यान रखिए, एक ऑटो इम्यून डिसीज इससे जुड़ी हुई है, दैट ऑटो इम्यून डिसीज इज पर्टेनिंग टू ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैराइटल सेल। ऑटो इम्यून डिसीज होगी
ऑटो इम्यून डिसीज किसकी? ऑटो इम्यून डिसीज में देयर इज अ पैराइटल सेल डैमेज, पैराइटल सेल का लॉस हो जाए, एंड दिस ऑटो इम्यून डिसीज ड्यू टू डैमेज ऑफ पैराइटल सेल, तो देयर इज अ डैमेज ऑफ पैराइटल सेल, सो देयर इज अ absence of intrinsic factor, absence of intrinsic factor leads to anemia, and this case is referred as the pernicious anemia. तो ये चीज ध्यान रखनी है। क्या क्या अपन ने बात की? एंजाइम हमको पता चल गया कि एक्चुअली वो चीफ सेल्स निकालती हैं। दूसरी चीज ये बात आ जाती है कि इलियम जो रहता है वो एक्चुअली विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करता है, लेकिन विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन करने के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए। हमको दो चीजें समझ में है, यदि इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन नहीं है, एनीमिया हो सकता है। दूसरी चीज हमको ये भी समझ में है कि एक ऑटोइम्यून डिसीज इससे जुड़ी हुई है, देयर इज अ ऑटो एंटीबॉडीज व्हिच आर डायरेक्टेड अगेंस्ट द पैराइटल सेल। दिस ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैराइटल सेल विल लीड टू डेफिशिएंसी और एब्सेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर दैट विल लीड टू पर्निशियस एनीमिया। ये चीज एक आती है। और लास्ट चीज जो मैं इस पर बोलूंगा वो समझेंगे इस पर क्या है। देखिए HCl निकला और ये आ गया। अब समझेंगे, यदि HCl आप यहां निकालते हैं और यहां समझ जाएं कि ये म्यूकोजल एपिथेलियम के सेल्स है, कॉलमनार एपिथेलियम होती है, ये सेल्स है, तो पॉसिबल चांस है कि HCl इन्हीं को डैमेज करेगा, ठीक, और ये लेयर झड़ जाएंगी। तो ये याद रखेंगे, ये शेडिंग जब होगी, इस शेडिंग को आप यदि एनसीईआरटी पढ़े तो एक टर्म डाला गया है एक्सकोरिएशन। तो ये क्या है? यदि HCl हो तो HCl जो है जिसके कारण एक्चुअली म्यूकोजल डैमेज होगा, म्यूकोजल डैमेज के कारण उसकी शेडिंग होगी, दैट इज रिफर्ड एज द एक्सकोरिएशन। कैसे बचे इससे? ध्यान दे, म्यूकोजल जो नेक सेल्स थे, म्यूकस नेक सेल्स थे, उन लोगों ने याद करें दो चीजें निकाली थी, एक निकाली थी म्यूकस और एक निकाला था HCO3 नेगेटिव। क्या होता है समझे? ये म्यूकस और बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन यहां पर एक लेयर बनाता है, ठीक है। बाइकार्बोनेट, दिस बाइकार्बोनेट विल न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द HCl। तो बाइकार्बोनेट का यहां काम इसके न्यूट्रलाइजेशन में होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो म्यूकस, ये जो लेयर बना है, ये लेयर एक्चुअली म्यूकस प्लस HCO3 नेगेटिव का लेयर है। ये एक्सकोरिएशन को रोक रहा है, शेडिंग को रोक रहा है, म्यूकोजल डैमेज को प्रिवेंट कर रहा है। तो एक लाइन में याद रखेंगे, इट प्रिवेंट्स म्यूकोजल डैमेज, एपिथेलियल सेल्स को डैमेज होने से बचाएगा। याद रहे एक्चुअली इस लेयर को हम लोग बोलते हैं साइटोप्रोटेक्टिव लेयर। क्लियर है? तो पीएच हमको क्लियर है, हमको ऑप्टिमम कंडीशन क्लियर है, हमको काम इनका क्लियर है कि कौन सा सेल क्या काम कर रहा है। पैराइटल सेल एक खासा इंपॉर्टेंस वाला है, पैराइटल सेल क्या करता है ये आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट विल कम डाउन टू डाइजेशन क्या होगा और कैसे होगा, उस पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट विल कम डाउन टू द डाइजेशन पोर्शन। तो हम आते हैं अब डाइजेशन पोर्शन के ऊपर कि डाइजेशन क्या होगा स्टमक में। डाइजेशन क्या होगा स्टमक में, हम इस पर बात करते हैं। देखिए डाइजेशन की शुरुआत आपको ये अच्छे से पता है, डाइजेशन की शुरुआत जो है वो एक्चुअली ओरल कैविटी से ही हो जाती है। डाइजेशन, आपको अगली चीज ये पता होती है कि डाइजेशन दो अलग अलग टाइप्स के हैं, एक जो है वो मैकेनिकल डाइजेशन और एक बायोकेमिकल डाइजेशन है। स्टमक की जहां तक बात आती है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्टमक में मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है, मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है प्लस केमिकल या बायोकेमिकल। केमिकल या बायोकेमिकल डाइजेशन एक्चुअली एंजाइमेटिक डाइजेशन के लिए बनाया गया है, तो ये दोनों होता है। क्लियर? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है एक्चुअली, स्टमक जो रहता है it stores the food for 4 to 5 hours। ये आपको बकायदा एनसीईआरटी में लिखी हुई लाइन मिलेगी। मैकेनिकल मूवमेंट की बात आती है, आप देखिए बाकी जगह दो लेयर से काम चला है, बाकी जगह दो मस्कुलर लेयर से काम चला है, आउटर लॉन्जिट्यूडनल, इनर सर्कुलर। स्टमक एक ऐसा पार्ट आया जिसमें बेसिकली 3 लेयर दिया गया।
तो आपको ये भी चीज समझ में आनी चाहिए, जो मैक्सिमम पेरिस्टालसिस है, जो मैक्सिमम पेरिस्टालसिस है वो भी कहां मिलती है एक्चुअली, स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स आर सीन इन स्टमक। स्टमक में एक 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 तो पेरिस्टालसिस हो ही रही है, प्लस स्टमक में चर्निंग मूवमेंट्स होती हैं। चर्निंग मूवमेंट्स आप बकायदा अच्छे से दे सकते हैं। जब आप देखते हैं ऐसा कोई आपको यंत्र मिलता है जिससे मक्खन निकाला जाता है, वो अगर पूरा अगर देखे तो वो बेसिकली चर्निंग मूवमेंट्स होते हैं। स्टमक में भी चूंकि स्ट्रॉन्ग मस्कुलर लेयर होती हैं, तीन मस्कुलर लेयर है, इसलिए बेसिकली चर्निंग मूवमेंट एक एडिशनल आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक होगा क्या, ये ध्यान दे। यहाँ डाइजेशन की बात में हमको क्या ध्यान देना है, ओरल कैविटी में जब डाइजेशन चालू हुआ तो आपको ये पता है ओरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन चालू हुआ। स्टमक जो रहता है वो एक डाइजेशन से कंसर्न है, दैट इज द प्रोटीन डाइजेशन से कंसर्न है। प्रोटीन का कंप्लीटली नहीं, पार्टली डाइजेशन जो प्रोटीन का होता है वो एक्चुअली स्टमक में होता है। तो अब यहां से ध्यान दे क्या है, ओरल कैविटी से आ रहा था क्या आपके पास बोलस, ये बना ओरल कैविटी में, ये बोलस गया कहां पर, ये बोलस एंटर करेगा कहां पर, ईसोफेगस पे। तो इट एंटर्स इनटू ईसोफेगस। ये ईसोफेगस से होते हुए एक्चुअली वाया जो आपका गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर था उससे होते हुए दिस बोलस एंटर्स इनटू स्टमक। क्लियर। ये जो बोलस स्टमक में आता है, इस बोलस को सबसे पहले इस बोलस पे क्या मिला जाएगा, सबसे पहले मिल जाएगा गैस्ट्रिक HCl। ठीक। और ये जो बोलस जिसके साथ, और इसी दौरान चर्निंग मूवमेंट की बात आ रही है, तो चर्निंग मूवमेंट देखिए क्या कर रहा है, आप जब उसको मथेंगे तो पार्टिकल साइज और भी छोटा होता है, मतलब मैकेनिकल तो चल ही रहा है, लेकिन साथ साथ में उसमें से और यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं HCl और बाकी सिक्रीशन। तो यहां पर अपन एक काम करते हैं, HCl हटा के हम एक काम ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं गैस्ट्रिक जूस मिल गया, ऐसा मान ले। तो बोलस के साथ गैस्ट्रिक जूस मिलता है और एक्चुअली वो बोलस जो रहता है स्टमक में आकर के कन्वर्ट हो जाता है किस पे, एसिडिक काइम में। ये चीजें याद रखिए, पाथवे कैसा आया। अब ये ध्यान दीजिए, इस जगह पर आकर के मुंह में चालू हुआ, बोलस हुआ, बोलस को यहां पर लेके आइए, मैस्टिकेशन हुआ, मैस्टिकेशन से बोलस बना, मुंह में कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन चला, वो कार्बोहाइड्रेट पार्टली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट है, पता है आपको, लिखा हुआ बकायदा, आपने लाइन देखा होगा 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। तो वो पार्टली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट वाला बोलस आया, ये बोलस यहां आया, बोलस में अब कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन रुक जाएगा। अब एसिडिक कंडीशन चूंकि जो रहती है स्टमक के एंजाइम के लिए फेवरेबल होती है, वो ऑप्टिमम कंडीशन होती है, इसलिए अब वहां से कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन रुक जाएगा और चालू होगा क्या, प्रोटीन डाइजेशन। तो स्टमक में डाइजेशन की बात जहां पर आती है, हमको क्या याद रखना चाहिए कि स्टमक में होता है क्या, इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। कई सवाल ऐसे भी रहते हैं कि जब खाना पहुंचता है स्टमक में, या स्टमक के डाइजेशन के बाद खाना क्या रहता है, स्टमक में डाइजेशन के बाद बिफोर इट एंटर्स इनटू डिओडेनम खाना क्या होगा। तो जब स्टमक में जब डाइजेशन हो जाता है और जब वो डिओडेनम में नहीं गया है, तब जो है उसमें पार्टली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट और पार्टली डाइजेस्टेड प्रोटीन होता है। पार्टली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट ऐसे कि बोलस से पार्टली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट आ गया, और पार्टली डाइजेस्टेड प्रोटीन इसलिए क्योंकि स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन का इनिशिएशन होता है। तो ये मैटर करता है आपसे क्वेश्चन क्या है, आपसे सवाल ये है कि जो बोलस आ रहा है वो क्या है, बोलस पार्टली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट वाला होता है, बोलस में पार्टली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। और वो बोलस एक्चुअली जब गया नहीं है डिओडेनम, जब डाइजेशन स्टमक में पूरा हो गया, तो पार्टली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट भी है, पार्टली डाइजेस्टेड प्रोटीन भी है वहां पर। अब बात करते हैं होगा क्या, ये ध्यान दीजिए, पूरे प्रोसेस पे आपको ध्यान रखना है। गिराइए पेप्सिनोजन के ऊपर, गिराइए, एसिड अटैक करवाइए पेप्सिनोजन के ऊपर, ठीक। तो ये बन जाएगा क्या, पेप्सिन। और फिर लीजिए अपना प्रोटीन, प्रोटीन है क्या, पॉलीपेप्टाइड, इसके ऊपर एक्ट करवाइए पेप्सिन को, ये बन जाएंगे क्या, छोटे छोटे शॉर्ट पेप्टाइड्स विच आर प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स। तो जो पॉलीपेप्टाइड है वो टूट जाता है एंड इट बिकम्स ओलिगो 1 और अ ट्राई 1, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे, these are actually, this is a long peptide, these are actually short peptides।
तो प्रोटियोसेस एंड पेप्टोन्स, मतलब पूरा नहीं हुआ, अमीनो एसिड नहीं बना कि एब्जॉर्प्शन हो जाए, यहाँ पर डाइजेशन अभी यहीं पर रुक जाएगा, जो डाइजेशन आगे होना है वो डिओडेनम में होगा। इसके अलावा एक डाइजेशन हम बात करते हैं रेनिन की। मैंने पहले ही बोला रेनिन जो रहता है इससे एडल्ट को कोई लेना देना नहीं है। दो चीजें हैं, रेनिन जो रहता है वो इन्फेंट स्टमक में ही काम करता है। रेनिन का काम जो रहता है वो एक्चुअली मिल्क प्रोटीन से है, तो मिल्क प्रोटीन से रेनिन का क्या काम है अगर देखा जाए तो मिल्क में है। तो बेसिकली आपको एक लाइन में याद रखना है, रेनिन इज कंसर्न्ड विद द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। आपको एक लाइन में याद रखना है, रेनिन इज कंसर्न्ड विद द डाइजेशन ऑफ द मिल्क प्रोटीन। क्या है कहानी, तो वो बेसिकली होता ये, केसिन जो एक्चुअली होता है मिल्क प्रोटीन, रेनिन का एक्शन होता है ये बन जाता है कैल्शियम। मैं एक एक स्टेप को इस पे तोड़ के नहीं जा रहा हूं, मैं आपको सीधा सीधा एक इस पे ला रहा हूं। और ये कैल्शियम पैराकेसिनेट जो रहता है सीलियर डाइजेशन नहीं हुआ, इसके ऊपर फिर डाइजेशन होगा और ये डाइजेशन पेप्सिन ही करता है, तो फिर से वो डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन ये अगर ना हो तो वो भी ना होता है, इसलिए ध्यान रहे। रही बात एडल्ट की, एडल्ट में मिल्क प्रोटीन डाइजेशन का जिम्मेदारी एक्चुअली जब आता है तो आप ऑप्शन के हिसाब से चले, पहला ऑप्शन आपको ट्रिप्सिन का लेना रहता है, दूसरे में आपको पेप्सिन रखना पड़ता है। लेकिन इन्फेंट स्टमक जब आती है बात तो आपको ध्यान रखना है केसिन विच इज अ मिल्क प्रोटीन, इसका मिल्क डाइजेशन का इनिशिएशन, मिल्क प्रोटीन डाइजेशन का इनिशिएशन रेनिन करता है, कैल्शियम पैराकेसिनेट बन गया, दिस विल बी नाउ एक्टेड अपॉन बाय द पेप्सिन और यहाँ पर हो जाता है क्या, डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। लेकिन हम ये कहानी सिर्फ बात कर रहे हैं किस पे, ये कहानी खाली किसके लिए, इन्फेंट के लिए, इन्फेंट्स के लिए। क्लियर। रही बात गैस्ट्रिक लाइपेज की, हमने बोला देखिए गैस्ट्रिक लाइपेज का रोल होता है, लेकिन एनसीईआरटी के दायरे में आपको ये लेके चल रहा है, गैस्ट्रिक लाइपेज का कोई रोल नहीं, निकलता है, रोल अभी नहीं है हमारे पास। हम सिर्फ ये बोलेंगे कि स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज इज आल्सो सीक्रेटेड फ्रॉम द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ द स्टमक। और ये सारा काम जो हो रहा है ये एक एसिडिक पीएच पे कैरिड आउट हो रहा है। जो चीजें याद रखनी कि ये जब बना एसिडिक काइन, तो वो एसिडिक काइन की बात जहां पर आ रही है तो ध्यान दें, यदि यहाँ पीएच को यदि आप फ्लक्चुएट करें, पीएच 1.8 है, ऑप्टिमम है, यदि इस पीएच को अल्कलाइन कर दे, एक सवाल ये भी है, जैसे आप पैराइटल सेल की बात करते हैं, एक जुड़ा सवाल ये भी आता है, पीएच यदि स्टमक का अल्कलाइन हो जाए तो क्या होगा। यदि स्टमक का पीएच अल्कलाइन हो जाए, पीएच स्टमक का जो होता है ऑप्टिमम पीएच 1.8 का होता है, जिसपे ये सारे एंजाइम एक्ट कर रहे हैं। यदि ये पीएच अल्कलाइन हो जाए, यदि ये पीएच अल्कलाइन हो जाए तो ये प्रोटीन डाइजेशन इफेक्ट करेगा। बिकॉज ये याद रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, ओरल कैविटी कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, स्टमक जो है प्रोटीन डाइजेशन का, ये दोनों साइड इनिशिएशन के हैं। कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट बाय द डिओडेनम, लेकिन ये दो साइड इनिशिएशन में होते हैं, तो इसलिए ध्यान दें अगर पीएच को अल्कलाइन कर दिए तो ये कॉम्बिनेशन क्वेश्चन ये भी बन जाता है, क्या डाइजेशन इफेक्ट होगा, तो प्रोटीन डाइजेशन इफेक्ट होता है वहां पर। आखिरी चीज जो स्टमक से एक्चुअली जुड़ी हुई रहती है दैट इज द एब्जॉर्प्शन। स्टमक में देखिए कोई भी डाइटरी सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा, हम एक ही लाइन स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, डाइजेशन इज कंप्लीटेड बाय डिओडेनम, digestion is completed by duodenum and absorption largely takes place in jejunum and ileum. Clear? So absorption is complete by ileum. तो ये ध्यान देना है, यहां पर डाइटरी सब्सटेंस में एब्जॉर्प्शन की बात नहीं करते, लेकिन यहां कुछ एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, नंबर 1, नंबर 2 there will be absorption of सिंपल शुगर, मतलब जो ग्लूकोज है वो अगर लेंगे तो वो एब्जॉर्ब होगा, लेकिन वो ग्लूकोज का डाइजेशन कंप्लीट हो तो वो यहाँ एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। सिर्फ अगर ग्लूकोज का कोई अगर लेता है, सिंपल शुगर लेता है, तो वो हो सकता है। बहुत बड़ी चीज है एक्चुअली, स्टमक इज द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल, और यदि आप खाली पेट रहें तो ये तो ऑलमोस्ट 100% भी हो सकता है स्टमक से ही। इसीलिए इसको कभी भी जब लिया जाता है तो ये पता होगा, ये भी आपको, और पता नहीं होगा तो इसको पता ना करिएगा कि ये क्या होता है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर कभी अल्कोहल एम्प्टी स्टमक अगर कभी आप कंज्यूम करेंगे तो पॉसिबल चांस होता है कि 100% एब्जॉर्ब होगा, लेकिन इसीलिए, और प्लस वो ब्लड कंसंट्रेशन ज़्यादा होना एंड देन अल्कोहल के इफेक्ट आना, फिर वॉमिटिंग होना, और वो सारी कहानियाँ जो उसके बाद रची जाती हैं,
वो ना हो, इसीलिए लोग अल्कोहल को जब भी लेते हैं तो अल्कोहल को थोड़ा सा, या तो वो चीज़ें, आप भी समझदार हैं, आप समझते होंगे, हल्दीराम के पैकेट्स या किसी और चीज़ के साथ, नमकीन के साथ वो लोग लेते हैं क्योंकि बहुत अच्छा एब्जॉर्प्शन इसमें मिलता है। तो ये रहा बात कि हमारा स्टमक जो है उसका पोजीशन, उसका शेप, उसमें हिस्टोलॉजी, उसमें क्या सेल्स पाए जाते हैं, कौन से सेल नहीं होने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या उससे डाइजेशन जुड़ा हुआ है और क्या एब्जॉर्प्शन जुड़ा हुआ है, ये सारा हमने देखा। हम इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन पर एक अलग लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स अ लॉट।